सभी शिक्षक बंधुओं एवं बायोलॉजी स्टूडेंट्स का मैं डॉक्टर पी.के. वर्मा इस सेशन में स्वागत करता हूं। आज मैं विशेष रूप से क्लास 11th के स्टूडेंट से मुखातिब हूं और उनके लिए, हालांकि पहले भी मैंने कई बातें 11th कोर्स की डाली है, YouTube पर उपलब्ध है, खासकर यूनिट 1 पूरा का पूरा YouTube पर उपलब्ध है। लेकिन मैं सेल बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन करने जा रहा हूँ। मेरा मानना है कि जब हम यूनिट 1 का प्रारंभ करते हैं तो उसी समय हम चर्चा करते हैं कि प्रोकैरियोट सेल ऑर्गेनाइजेशन वाले से किंगडम मोनेरा बनता है और यूकैरियोट ऑर्गेनाइजेशन वाले सेल्स से किंगडम प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट्स और एनिमल्स, ये चार किंगडम बनते हैं। तो हमें वास्तव में सेल से ही प्रारंभ करना चाहिए। बिना सेल को समझे हुए हम जब डायवर्सिटी इत्यादि की चर्चा करेंगे, गुण लक्षणों की चर्चा करेंगे, फिर उसके बाद प्लांट और एनिमल के टिश्यूज की चर्चा करेंगे, तो कुछ अधूरा सा जरूर लगेगा। यही सोचकर मैंने यूनिट 2 को छोड़कर यूनिट 3 से प्रारंभ किया, जिससे हमारे बच्चे स्ट्रीमलाइंड होकर सही बातों को समझ सकें। तो सबसे पहले हम सेल बायोलॉजी से संबंधित कई सारे डिस्कवरीज की चर्चा करेंगे, कैसे सेल की खोज हुई और सेल के विभिन्न अंगों, कोशिकांगों की खोज हुई। फिर बाद में हर एक अंग के विषय में डिटेल में बताया जाएगा। साथ ही साथ हम लोग प्रोकैरियोट, यूकैरियोट में अंतर और यूकैरियोट के अंदर प्लांट और एनिमल सेल में अंतर, ये सब भी पढ़ेंगे। हालांकि इसमें बहुत सारी बातें आप क्लास 9th में पढ़ चुके हैं, लेकिन अब आप 9th में नहीं हैं, अब आप बच्चे नहीं हैं, अब आप बड़े हो गए हैं। अब जो आपको इस लेवल पर बता दिया जाएगा, फिर ग्रेजुएशन के लेवल पर, पोस्ट ग्रेजुएशन के लेवल पर उसे दोहराया नहीं जाएगा। इसलिए जो भी पढ़ना है पूरी तरह से अभी ही पूरे का पूरा पढ़ते हुए आगे बढ़ना है, और जो एक बार पढ़ लेना है, याद कर लेना है, उसे जीवन में फिर दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना हो। इसके लिए ज़रूरत ये भी है कि आप उसे भूलें नहीं। तो आप सभी ने पढ़ा है कि सेल्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ लाइफ। सेल से हमारी रचना बनती है, सेल के कारण ही हमारी क्रियाएं होती हैं। हमारी जो भी बनावट है, हमारी जो भी क्रिया है, वो सेल से ही है, यानी हम सेल के समूह हैं। और अगर सेल जैसी रचना नहीं है तो वह एक निर्जीव पार्टिकल होगा, नॉन लिविंग पार्टिकल होगा। और इस दृष्टि से सोचा जाए तो वायरस एक नॉन लिविंग पार्टिकल है, वह ऑर्गेनिज्म नहीं है। ध्यान रखिएगा कि वायरस एक ऑर्गेनिज्म नहीं है, यह सजीव नहीं है, यह एक निर्जीव कण है। सिर्फ 2 केमिकल प्रोटीन और उसके साथ डीएनए या आरएनए पाया जाता है। वायरस की रचना क्लास 12 में है और YouTube पर उपलब्ध है। मेरा अपना भी लेक्चर है, लेकिन अभी उसे आप ना देखें। तो यह असेलुलर, यानी बिना सेल का लिविंग जैसा व्यवहार करने वाला एक नॉन लिविंग पार्टिकल है। इसलिए इसको नॉन लिविंग और लिविंग के बीच का कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है। अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं कि कनेक्टिंग लिंक में दोनों का गुण पाया जाता है।
तो लोग समझते हैं कि ये जिंदा भी है और मरा हुआ भी है। अरे भाई, जो जिंदा है सो जिंदा है, जो मरा हुआ है सो मरा हुआ है। दोनों बात एक साथ कैसे हो सकती है? लेकिन जो न्यूक्लिक एसिड और जो प्रोटीन इसकी बनावट के लिए एसेंशियल है, वो हमारी बनावट के लिए भी एसेंशियल है। तो केमिकल लेवल पर यह समानता हुई। और जिस तरह हमारे डीएनए से आरएनए बनता है, हमारे डीएनए में जीन पाया जाता है, वैसे वायरस के डीएनए में भी या आरएनए में भी जीन की तरह की क्रिया होती है। इस दृष्टि से वह लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का कनेक्टिंग लिंक है। लेकिन अकेला वायरस ही को हम ए सेलुलर कहेंगे। ए प्रीफिक्स में जुटा हुआ का मतलब होता है नो। अगर वह अलग लिखा जाता ए अलग और सेलुलर अलग, तो आप उसको एक सेल का बना हुआ मानते। अब खोज की बात हम लोग करें तो 1665 में रॉबर्ट हुक नाम के वैज्ञानिक ने बोतल के कैप के रूप में यूज होने वाले कॉर्क का एक पतला सेक्शन काटा और माइक्रोस्कोप से उसे देखा। क्यों वह सॉफ्ट है, दाबने से दब जाता है, छोड़ने से फैल जाता है। इस चीज को समझने के लिए उन्होंने उसका थिन सेक्शन देखा और उन्होंने पाया कि इसमें बहुत सारे बाउंड्री लाइंस हैं जिससे घिरा हुआ छोटा छोटा पॉलीहेड्रल बहुभुजी खाली जगह है जिसमें हवा भरी रहती है। तो उस खाली जगह को उन्होंने छोटा चैम्बर मानते हुए सेल नाम दिया। हम जिसको आज सेल कहते हैं कि यह अमीबा का सेल है, या बैक्टीरिया का सेल है, या प्लांट का सेल है, या एनिमल का सेल है, वैसा कोई चीज उसमें नहीं था। तो वास्तव में उन्होंने सेल वाल की खोज किया था और सेल वाल से घिरे क्षेत्र को उन्होंने सेल नाम दिया था। बाद में समझ में लोगों को आया कि वहाँ वास्तव में एक लिविंग रचना होती है, होना चाहिए, जो डेड टिश्यू होने के कारण कॉर्क में नहीं है, और उसका असली में नाम सेल है। तो रॉबर्ट हुक ने सेल नाम दिया, खोज किया उन्होंने सेल वाल का। वो वास्तव में किसी लिविंग सेल को नहीं देखे थे, यह बात आप ध्यान में रखिएगा। असली में जिंदा सेल को किसने देखा? तो एंटन वान लीवेनहॉक 1672 में, पहले वाली खोज हुई थी 1665 में। यह 7 साल बाद की बात है। 1672 में इन्होंने दांत के खुरचन से बैक्टीरिया की खोज किया और पानी में वॉर्टिसेला नाम के प्रोटोजोआ की खोज किया। ये दोनों सूक्ष्म जीव हैं, इसलिए लीवेनहॉक को हम फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी मानते हैं, रिगार्ड करते हैं। तो लीवेनहॉक पहला व्यक्ति थे जिन्होंने सेल को सेल समझते हुए पहली बार देखा। उन्हीं के साथ काम करने वाले जॉन कॉर्टाई नाम के वैज्ञानिक ने इन सेल्स के अंदर किसी गाढ़े लिक्विड पदार्थ को ऑब्जर्व किया। इसी लिक्विड को बाद में डुजार्डिन ने सार्कोड नाम दिया और पुरकिंजे नाम के वैज्ञानिक ने इसे प्रोटोप्लाज्म नाम दिया। तो प्रोटोप्लाज्म नाम दिया पुरकिंजे ने 1838 में, और प्रोटोप्लाज्म की खोज किया जॉन कॉर्टाई ने 1672 में। काफी लंबा गैप है ये दोनों में, लगभग 150 साल का गैप है, जिस बीच में अच्छा माइक्रोस्कोप के नहीं होने के कारण कोई काम नहीं हो पाया। सेल बायोलॉजी का विकास 100-150 साल तक नहीं हो पाया। इसी लैब में जॉन हैम नाम के साइंटिस्ट थे। पानी को ऑब्जर्व करते समय में फ्लैजला युक्त चीज़ों को उन्होंने देखा, बाद में एनिमल के अंदर भी देखा। तो उन्होंने स्पर्मेटोजोआ और इवन ओवम की खोज किया था, अंडाणुओं की खोज किया था। अब इसके बाद एक थ्योरी आता है, सेल थ्योरी। अक्सर लोग 1865 की चर्चा करते हैं, लेकिन कई रिसर्च पेपर्स देखकर मैंने इस ईयर्स को बदला है। मैथियास
स्लीडेन और थियोडोर स्वान एक ही कॉलेज के दो प्रोफेसर हैं, एक बॉटनी और दूसरा जूलॉजी के हैं। इन्होंने बहुत सारे प्लांट्स को देखा और बहुत सारे एनिमल्स को भी देखा। इन दोनों वैज्ञानिकों ने पाया कि जो भी सजीव है उसमें सेल नाम की रचना अवश्य होती है। बाद में वीरको नाम के वैज्ञानिक भी इनसे जुटे। इन तीन वैज्ञानिकों ने मिलकर सेल थ्योरी का प्रतिपादन किया। वीरको ने 1855 में अपनी बात रखी। तो इन तीनों की बातों को जोड़कर हम सेल थ्योरी कहते हैं। इन्होंने क्या कहा, तो चूंकि सभी छोटे बड़े जितने भी सजीव हैं उनका निर्माण सेल्स से हुआ है, इसलिए सेल क्या है, स्ट्रक्चरल यूनिट है, बनावट की इकाई, रचनात्मक इकाई। और इन्हीं सेल के जीवद्रव में, प्रोटोप्लाज्म में मेटाबॉलिज्म यानी उपापचय की क्रिया होती है। जब तक मेटाबॉलिज्म होता है सेल जीवित रहता है, मेटाबॉलिज्म समाप्त हुआ सेल मर जाता है। हम जो कुछ भी काम करते हैं वह सेल के कारण करते हैं, इसलिए सेल्स को फंक्शनल यूनिट भी कहा गया। वीरको ने अब एक नया सिद्धांत डाला, ओमनिस सेलुला ई सेलुला, सेल से ही सेल की उत्पत्ति होती है। ये बात कहाँ से आई और क्यों आई, तो बहुत सारे लोग कहते थे कि देखो आटा के पैक बोरा में खोले तो पिल्लू मिल गया, कैटरपिलर मिल गया, लार्वा मिल गया। सूजी में अपने आप पिल्लू हो जाता है। तो अपने आप हो जाता है यानी कि आटा और सूजी से, फल के रस से, शुगर के सॉल्यूशन से ये लार्वा और कीड़ा उत्पन्न होते हैं। ये जो सोच थी पुरानी, उसको बदलने के लिए उन्होंने कहा कि नहीं, अपने आप आज के दिनों में किसी भी ऑर्गेनिक पदार्थ से सजीव की उत्पत्ति नहीं होती है। सजीव की उत्पत्ति एक सेल से ही सेल का उत्पत्ति होती है। पहले के सेल के डिवीजन से और फिर उसके रूपांतरण से, डिवीजन और डिफरेंशिएशन से नए सेल की उत्पत्ति होती है। इसलिए सेल की उत्पत्ति सेल से होती है। जहाँ सेल नहीं वहाँ फिर नए सेल की ओरिजिन, उत्पत्ति नहीं हो सकती है। तो इन तीन बातों को मिलाकर कहते हैं सेल थ्योरी। अब सेल ऑर्गेनेल्स की खोज कैसे कैसे हुई, बिना अच्छा माइक्रोस्कोप के ये संभव है ही नहीं। तो बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ की खोज के बाद रॉबर्ट ब्राउन जब किसी एनिमल सेल का स्टडी कर रहे थे तो उनको लगा कि इसके प्रोटोप्लाज्म का एक हिस्सा में कुछ ज़्यादा डेंसिटी है, जिसके कारण वहाँ प्रकाश का अपवर्तन होता है, रिफ्रैक्शन होता है, वह सेल के बीच में कहीं है। तो इसलिए उन्होंने नाम दे दिया इसे न्यूक्लियस। तो रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज किया। इसके बाद 1857 में, यह महत्वपूर्ण डेट है, इंडिया के लिए पहला फ्रीडम मूवमेंट 1857 में हुआ था। तो हॉफमिस्टर ने ट्रेडिस्केंसिया नाम के प्लांट में माइक्रोस्पोर बनाने वाले सेल के अंदर धागे जैसी रचनाओं को देखा और उन्होंने उसे न्यूक्लियर फिलामेंट नाम दे दिया। बाद में स्ट्रासबर्गर ने इसे रंग कर देखा, खूब अच्छा रंग आता है। आयरन हीमाटॉक्साइलिन नाम के रंग से उन्होंने रंगा था। आप लेबोरेटरी में इसे एसीटोकार्माइन से रंगते हैं। तो रंगों के प्रति विशेष प्रेम इसको है। अब वाल्डेयर नाम के वैज्ञानिक ने पतले लंबे धागों के रूप में इनको देखा और खूब अच्छा रंगाने के कारण इसे क्रोमोसोम यानी रंगाने वाली रचना, रंगाने वाला बॉडी नाम दिया। तो खोज किया क्रोमोसोम का हॉफमिस्टर ने और नाम दिया वाल्डेयर ने। इनके बीच रंगने का काम किए थे स्ट्रासबर्गर। ये स्ट्रासबर्गर आयरन हीमाटॉक्साइलिन रंग का उपयोग किए थे। कुछ दिनों बाद 1849 में
कॉलिकर नाम के वैज्ञानिक ने इंसेक्ट्स के मसल सेल्स में छोटे छोटे गोल अंडाकार रचनाओं को देखा। पहले इन्हें बैक्टीरिया होने का भ्रम हुआ, लेकिन बहुत सारे मसल सेल में जब उन्होंने इसे देखा तो उन्होंने इसे सार्कोप्लास्ट नाम दे दिया। अब प्लास्ट से प्लास्टिड का आभास होता है। अब बिना रंगे देखने के कारण सभी सेल में यह आसानी से दिखता भी नहीं है। तो फ्लेमिंग नाम के वैज्ञानिक ने न्यूट्रल रेड बी नाम के रंग से इसे पहली बार 1882 में रंगा। उन्होंने काफी सारी बातें बताई थी। इसके बाद आज के दिन में आप इसे न्यूट्रल रेड बी से नहीं रंगते हैं। अब लेबोरेटरी में जैनस ग्रीन का उपयोग होता है, लेकिन जब पहला टेक्निक डेवलप हुआ था तो वह न्यूट्रल रेड बी था। अब ये जो प्रेजेंट नेम है माइटोकॉन्ड्रिया, धागा जैसा बॉडी, यह नाम बेंडा नाम के वैज्ञानिक ने दिया। पैंक्रियाज और लीवर सेल में लंबे लंबे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, धागा जैसा ही आभास होता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया गया और लोगों को यह नाम पसंद आया, इसलिए यह पॉपुलर हो गया। 1898 में कैमिलो गोल्जी ने नर्व सेल के न्यूक्लियस के पास कुछ नलियों का जाल सा देखा, जिसे हम लोग गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी एपरेटस या गोल्जी बॉडी कहते हैं। लेकिन तात्कालिक वैज्ञानिक उनकी बात पर, उनकी खोज पर विश्वास नहीं किए। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज के बाद फिर इन रचनाओं को कंफर्म किया गया, इस पर विश्वास किया गया। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार 1931 में नॉल और रस्का नाम के वैज्ञानिक ने किया था। वर्ल्ड वार II के कारण यह उस वक्त कॉमर्शियल लेवल पर बन नहीं पाया। जब वह बनकर मार्केट में आया तो 1944 से यूरोप और अमेरिका के कई देशों में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से सेल का अध्ययन शुरू हुआ। इनमें सबसे महत्वपूर्ण खोज है पोर्टर और पालाडे का। पोर्टर ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज किया। उन्होंने गोल्जी कॉम्प्लेक्स के अस्तित्व को कंफर्म किया और उन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया के फाइन स्ट्रक्चर का भी स्टडी किया। 1953 में लाइसोसोम की खोज हुई डी डुवे के द्वारा, और उसी वर्ष बेनेडेन ने सेंट्रोसोम की खोज किया। रॉबिन्सन और ब्राउन ने 1954 में राइबोसोम की खोज किया प्लांट सेल में। एक साल बाद पैलाडे और पोर्टर ने एनिमल सेल में भी इसे कंफर्म किया। आज आप कह सकते हैं कि जितने भी लिविंग सेल होते हैं, प्रोकैरियोट हो या यूकैरियोट हो, सब में राइबोसोम पाया जाता है। तो इस तरह सेल के अंदर पाए जाने वाले सभी सेल ऑर्गेनेल्स की खोज हो गई। अगर हमको आपको कुछ नया डिस्कवर करना है तो वह मोलेकुलर लेवल की बातें हैं जो माइक्रोस्कोप से नहीं दिखाई पड़ती है। अब सेल को दो प्रकारों में बांटा गया, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। जो प्रोकैरियोट होते हैं एकदम सिंपल रचना वाले होते हैं, जबकि यूकैरियोट में रचनाएं धीरे धीरे जटिल होती जाती है। इस प्रोकैरियोट से किंगडम मोनेरा और यूकैरियोट से प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट और एनिमल, ये चारों किंगडम्स बनते हैं। प्रो का मतलब ही होता है पहला या प्राइमिटिव, और यू का मतलब हुआ एडवांस या विकसित, और कैरियन का साधारण अर्थ होता है तो न्यूक्लियस। तो ये जो क्लासिफिकेशन है न्यूक्लियस की संरचना के आधार पर है। सबसे पहले हम लोग प्रोकैरियोट देखें।
तो प्रोकैरियोट में एक निश्चित प्रकार का न्यूक्लियस नहीं होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा हुआ जो न्यूक्लियस आप जानते हैं वह नहीं होता है। उसकी जगह पर एक बड़ा सा सर्कुलर डीएनए गुच्छा बनाकर पड़ा रहता है और इस डीएनए के ऊपर किसी भी तरह के प्रोटीन का खोल नहीं होता है, इसलिए हम इसे नेकेड सर्कुलर डीएनए नाम देते हैं। इसमें मुख्य क्रोमोसोम का काम एक बड़ा सा डीएनए करेगा, लेकिन अलग अलग स्पेसीज में हम देखते हैं कि छोटे छोटे सर्कुलर डीएनए 2, 4, 5 पड़े रहते हैं, मिलते हैं। इन्हें प्लाज्मिड डीएनए नाम दिया गया। यह सेल के लिए आवश्यक नहीं है, कोई ऐसा एसेंशियल जीन इस पर नहीं पाया जाता है, और अगर कोई जीन होता भी है तो वह एक्स्ट्रा फंक्शन के लिए होता है, अतिरिक्त काम के लिए होता है, मुख्य काम के लिए नहीं होता है। इन सेल्स के अंदर इंट्रासेलुलर मेम्ब्रेन नहीं पाए जाते हैं, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है। इसका नतीजा ये है कि मेम्ब्रेन से बने हुए सेल ऑर्गेनेल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, सिक्रेटरी वेसिकल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये सब नहीं होते हैं। इनमें माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड भी नहीं होता है। परिणाम तो माइटोकॉन्ड्रिया के अभाव के कारण ये मुख्य रूप से एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं और क्लोरोप्लास्ट के अभाव के कारण ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। अब एक नई बात आपके सामने आ रही है, इनके साइटोप्लाज्म में या प्रोटोप्लाज्म में माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट, ये प्रोटीन के बने हुए धागे हैं, ये नहीं पाए जाते हैं। इन धागों से इनके प्रोटोप्लाज्म का एक अंतःकंकाल तैयार होता है, साइटोएंडोस्केलेटन बनता है, जो इस प्रोकैरियोट में नहीं बनता है। इन्हीं की मदद से प्लांट और एनिमल में सीलिया और फ्लैजिला बनते हैं। तो जब माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट नहीं होंगे तो सीलिया और फ्लैजिला भी नहीं मिलेगा। यहाँ तक कि स्पिंडल फाइबर और सेंट्रियोल भी इन्हीं ट्यूब्यूल से बनते हैं, इसलिए ये सब भी एब्सेंट होते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट, वास्तविक सीलिया और फ्लैजिला, स्पिंडल फाइबर और सेंट्रियोल, ये सब नहीं पाए जाते हैं। मैंने एक नाम नहीं लिया है, मैंने विभिन्न सेल ऑर्गेनेल्स की चर्चा तो किया, लेकिन एक नाम मिसिंग है। अगर आप मन ही मन दोहराइए कि कौन सा नाम मिसिंग है, तो वह है राइबोसोम। राइबोसोम का नाम मैंने नहीं लिया, इसका मतलब राइबोसोम इसमें पाया जाता होगा। अब प्रोकैरियोट से बना मोनेरा किंगडम, जिसके अंदर माइकोप्लाज्मा, यू बैक्टीरिया, इसके साथ ही ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया है, और आर्कीबैक्टीरिया है, प्राचीन बैक्टीरिया। यह साइनोबैक्टीरिया थोड़ा अपवादजनक है, एक्सेप्शन है। इसके सेल में इंट्रासेलुलर मेम्ब्रेन है। थाइलाक्वाइड मेम्ब्रेन जो क्लोरोप्लास्ट का मेम्ब्रेन है, उसके जैसा ही मेम्ब्रेन है, और उस पर बैक्टीरियल क्लोरोफिल ए पाया जाता है, कैरोटीन पाया जाता है, और इसके अलावे कुछ रंगकण पाए जाते हैं जिससे इसका रंग कुछ ब्लू जैसा लगता है। तो नील हरित सवाल न सवाल नहीं है, एल्गी ये है ही नहीं, ये बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया का रिलेटिव है जिसे साइनोबैक्टीरिया नाम दिया गया। तो ये साइनोबैक्टीरिया जो है, यह फोटोसिंथेसिस करके अपना स्वपोषण, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कर सकता है, बाकी सब नहीं कर सकते हैं। अब माइकोप्लाज्मा है,
जो सबसे छोटा सेल है। लुईस पास्चर ने जब इसे खोजा था तो उन्होंने इसे नाम दिया था प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। बाद में इसका नाम माइकोप्लाज्मा पड़ा। इसका आकार 0.2 माइक्रोमीटर से कम होता है। यह फंगस की तरह का प्रोकैरियोट है। जानवरों में यह कैटल में यह प्लूरोन्यूमोनिया उत्पन्न करता है और मनुष्य में जो एक रोग लेप्रोसी का नाम आप सुनते हैं वह लेप्रोसी माइकोप्लाज्मा उत्पन्न करता है। बैक्टीरिया नहीं, उसको माइकोप्लाज्मा कहिएगा। नोवाक नाम का वैज्ञानिक, उन्होंने PPLO नाम को बदलकर यह नाम माइकोप्लाज्मा दिया। सेल वॉल नहीं रहने के कारण यह अपना रूप रंग आकार प्रकार बदलते रहता है, यानी प्लूरोमॉर्फिक होता है, बहुत सारा मॉर्फोलॉजी वाला, और इसको माइक्रोबायोलॉजी का जोकर कहा जाता है। जोकर कैसे अपना चेहरा बदलते रहता है, तरह तरह का मुंह का एक्सप्रेशन बदलते रहता है, तो आप वैसे ही समझिए कि इसका शेप जैसे अमीबा का शेप बार बार बदलता है, वैसे माइकोप्लाज्मा का भी शेप बार बार बदलता है। अब बैक्टीरिया जो होते हैं उनको सेल वॉल है, लेकिन इस सेल वॉल का और प्लांट के सेल वॉल का केमिस्ट्री अलग है। प्लांट का सेल वॉल सेलुलोज से बना है और बैक्टीरियल सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकेन से बना है। अक्सर इसको म्यूकोपेप्टाइड या म्यूरेइन भी कहते हैं। पेप्टाइड का मतलब तो प्रोटीन हो गया, और ग्लाइकेन तो ये शुद्ध कार्बोहाइड्रेट नहीं है, उससे संबंधित है। ग्लूकोज की जगह पर इसमें ग्लूकोसामाइन पाया जाता है, N-एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, तो ग्लूकोज का डिराइवेटिव है। और इसके अलावे N-एसिटाइल म्यूरामिक एसिड है। यह N-एसिटाइल म्यूरामिक एसिड एक अलग तरह का केमिकल है, सामान्यतः यह प्लांट और एनिमल में नहीं पाया जाता है। तो एक चेन में एक मॉलिक्यूल के बाद दूसरा मॉलिक्यूल, इन दोनों केमिकल के एक के बाद एक आते रहते हैं, तो इसकी केमिस्ट्री एकदम भिन्न हो गई। अब एक वैज्ञानिक थे क्रिश्चियन ग्राम, उन्होंने बैक्टीरिया को रंगने का एक टेक्निक डेवलप किया। उन्होंने 2 रंगों का प्रयोग किया। क्रिस्टल वायोलेट एक रंग है और साथ में आयोडीन रीएजेंट लिया। इन दोनों के कारण सेल का रंग पूरी तरह से नीला हो जाता है। अब अतिरिक्त रंग को हटाने के लिए, एक्स्ट्रा रंग को हटाने के लिए जब इन्हें अल्कोहल से साफ किया गया, धोया गया, तो कुछ बैक्टीरिया में यह रंग पूरी तरह धुल गया और कुछ में नीला रंग सेल के ऊपर रह गया, बाकी एक्स्ट्रा हट गया। तो जिसमें रंग पूरी तरह हट गया उसे ग्राम निगेटिव कहा गया, और जिसमें रंग रह गया यानी सेल वॉल रंगा गया उसको ग्राम पॉजिटिव कहा गया। तो क्लास 12 में जब डिजीजेज आप पढ़ेंगे वहाँ बैक्टीरिया की डिटेल रचना और विभिन्न रोग उत्पन्न करने वाले, बीमारी उत्पन्न करने वाले बैक्टीरिया की चर्चा होगी। तो हमारे अंदर जो बैक्टीरियल डिजीजेज होते हैं उनमें अधिकांश ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के कारण होता है। अब देखिए दोनों में क्या अंतर है। तो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया का सेल वॉल पतला होता है, उसमें 17-18 प्रकार के अमीनो एसिड होते हैं, जिसमें 2 अमीनो एसिड सल्फर वाले सिस्टेइन और मिथायोनिन पाए जाते हैं। लिपिड भी इसमें थोड़ा सा होता है, लेकिन टिकोइक एसिड नाम का केमिकल नहीं पाया जाता है। तो सल्फर अमीनो एसिड है, टिकोइक एसिड एब्सेंट। और जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उसको देखिए,
इसका सेल वॉल मोटा है। अमीनो एसिड 10, 12, 13 प्रकार के ही होते हैं, जिसमें सल्फर अमीनो एसिड, सिस्टीन और मेथिओनिन एब्सेंट है, लेकिन टिकोइक एसिड प्रेजेंट है। लिपिड की मात्रा भी बहुत कम होती है या नहीं होती है। आप जो रंगने के टेक्निक की बात सुन रहे हैं, वह रंग वास्तव में टिकोइक एसिड के कारण ही बनता है। टिकोइक एसिड से ही रिएक्ट करके रंग सेल वॉल की सतह पर चिपक जाते हैं, जिससे वह नीला दिखता है, यानी ग्राम पॉजिटिव में नीला दिखता है, और निगेटिव में टिकोइक एसिड नहीं है, इसलिए वह नीला रंग नहीं धरता है, नहीं पकड़ता है। इनमें फ्लैजेलम जैसा लंबा धागा निकलते हुए दिखता है। एक या कई सारे फ्लैजिला होते हैं, लेकिन इनके फ्लैजिला हमारे फ्लैजिलेटेड एनिमल्स और प्लांट्स के सेल से डिफरेंट है। सीलिया जैसे छोटे छोटे भी अगर आपको दिख रहे हैं, तो हमारे श्वसन नली में जो सीलिया पाए जाते हैं उनसे डिफरेंट है। असली फ्लैजिला और सीलिया की उत्पत्ति एक बेसल ग्रेन्यूल से होती है, जिसकी रचना सेंट्रियोल से मिलती जुलती है, और उसके अंदर 9 पेयर्स + 2 माइक्रोफिलामेंट्स पाए जाते हैं। जबकि बैक्टीरिया के फ्लैजिला लंबे लंबे प्रोटीन के धागे से बने हैं, और ये सेल वॉल और सेल प्लेट पर बेसल ग्रेन्यूल के बदले कुछ रिंग स्ट्रक्चर के द्वारा, कुछ प्लेट्स के द्वारा जुटे रहते हैं। सेल वॉल पर एल और पी रिंग और सेल मेम्ब्रेन पर एम और एस रिंग बनता है। ये चारों रिंग ग्राम नेगेटिव में दिखता है, पॉजिटिव में सेल मेम्ब्रेन से जुटा हुआ एक रिंग नहीं पाया जाता है। जो फिलामेंट इससे उत्पन्न हो रहा है, उसका बेसल पार्ट हुक की तरह टेढ़ा होता है, 17 nm मोटा होता है, और ऊपर का पतला हिस्सा 13.5 नैनोमीटर है। वह इधर उधर हिलडुल सकता है। आप इस रचना को इस फिगर में देखिए। यह 17 mm का बेसल पार्ट है जो हुक की तरह मुड़ा हुआ है, और बाकी 13.5 nm का फिलामेंट है जो काफ़ी लंबा होता है। ये 4 जगह प्लेट, सेल वॉल में 2 जगह और सेल मेम्ब्रेन में 2 जगह। नाम देखिए लिखा हुआ है, एल और पी रिंग सेल वॉल में, और एस और एम रिंग यह सेल मेम्ब्रेन पर यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर बना हुआ होता है। प्रोटोप्लाज्म में चूंकि न्यूक्लियस नहीं है, इसलिए न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म का अंतर नहीं होता है। मेम्ब्रेन से बने हुए अंग पहले ही मेंशन हो चुका कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम इत्यादि नहीं होते हैं। इनमें क्रोमोसोम और राइबोसोम, बस यही 2 सेल ऑर्गेनेल हैं। क्रोमोसोम में डीएनए का गुच्छा, और राइबोसोम छोटे आकार का होता है। इसका राइबोसोम 70S है, जिसके 2 हिस्से हैं 30 और 50S। आप अलग से राइबोसोम भी पढ़ेंगे। और अक्सर प्रोटोप्लाज्म में एक ही मैसेंजर आरएनए पर 3, 4, 5 राइबोसोम जुटकर अपने अपने हिस्से से प्रोटीन बनाने लगते हैं। ऐसी रचना को पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम कहा जाता है। इसके प्रोटोप्लाज्म में कहीं कहीं लिपिड के ग्लोब्यूल्स और छोटे बड़े वैक्यूल्स भी मिलते हैं। यूकैरियोट जो विकसित है, इसमें एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के कारण न्यूक्लियोप्लाज्म अलग और साइटोप्लाज्म अलग हो जाता है। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियस के बाहर साइटोप्लाज्म। और जो साइटोप्लाज्म है, खासकर एनिमल सेल में, वह एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म, बाह्य साइटोप्लाज्म
और आंतरिक साइटोप्लाज्म में बढ़ जाता है। जो अधिकांश सेल ऑर्गेनेल हैं वे सब एंडोप्लाज्म में रहते हैं। एक्टोप्लाज्म में कोई सेल ऑर्गेनेल नहीं होता है, इसलिए इसको खाली प्रोटोप्लाज्म यानी हाइलोप्लाज्म भी कहा जाता है। इनका डीएनए सीधा होता है, डबल स्टैंडर्ड, दोनों ही छोर सील्ड रहते हैं, आपस में जुटे रहते हैं। इसके ऊपर से हिस्टोन नाम के प्रोटीन का खोल पाया जाता है, इसलिए आपको यह धागा जैसा दिखेगा। हाँ, प्रोटिस्टा ग्रुप में धागा जैसा क्रोमोसोम नहीं मिलता है। क्रोमोसोम बनाने वाले ये केमिकल डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन जमे हुए थक्के की तरह दिखते हैं, एमॉर्फस होते हैं। लेकिन प्लांट और एनिमल में यह धागा नुमा है और न्यूक्लियस के सेंटर में एक न्यूक्लियोलस नाम का बॉल जैसा दिखता है। उसका हम फोटोग्राफ नहीं दे पाए हैं, मिस कर गया है। लेकिन यह अलग से कोई सेल ऑर्गेनेल नहीं है। जब आपको क्रोमोसोम पढ़ाया जाएगा तो निश्चित रूप से आपको न्यूक्लियस का तस्वीर दिखलाया जाएगा, न्यूक्लियोलस भी दिखलाया जाएगा। अब प्लांट सेल में प्लास्टिड्स होते हैं, लेकिन फंगस में प्लास्टिड नहीं होता है। ये एक बड़ा अंतर प्लांट सेल और फंगस में हो जाता है। दूसरा अंतर प्लांट और फंगल सेल में क्या है, तो फंगस का सेल वॉल काइटिन का बना है और प्लांट का सेल वॉल सेलुलोज का बना हुआ है। इनमें साइटोएंडोस्केलेटन होता है, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट होते हैं, जिसके कारण स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं। एनिमल सेल में सेंट्रोसोम बनता है, जबकि फंगस और प्लांट सेल में सेंट्रोसोम नहीं बनता है। इनमें वास्तविक सिलिया या फ्लैजिला की उत्पत्ति हो सकती है। अब आप इन सारी बातों को टेबल के तरह देखें। प्रोकैरियोट, इनकी उत्पत्ति बहुत पहले हुई। यूकैरियोट की उत्पत्ति बाद में हुई। प्रोकैरियोट में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, इसलिए प्रोटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म में विभाजित नहीं है। यूकैरियोट में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसलिए न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म का अंतर पाया जाता है। मेम्ब्रेन से बने हुए कोशिकांग प्रोकैरियोट में नहीं है, जबकि यूकैरियोट में ढेर सारे कोशिकांग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, प्लास्टिड इत्यादि मिलते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट प्रोकैरियोट में नहीं है, इसलिए फ्लैजिला, सिलिया, स्पिंडल फाइबर इत्यादि नहीं मिलते हैं। यूकैरियोट में ये सब मिलते हैं। प्रोकैरियोट का राइबोसोम छोटा 70S है, जिसका दो हिस्सा 30 और 50S है। यूकैरियोट में यह बड़ा 80S नाप का है और इसके दो हिस्से 40S और 60S हैं। यूकैरियोट के अधिकांश राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पर चिपके होते हैं, लेकिन प्रोकैरियोट में ये चिपके हुए नहीं होते हैं, ER पर चिपके हुए नहीं होते हैं। क्यों? तो जवाब है कि प्रोकैरियोट में तो ER होता ही नहीं है। जब ER नहीं होता है तो चिपकने का प्रश्न ही नहीं उत्पन्न हुआ। प्रोकैरियोट का डीएनए सर्कुलर है, नेकेड है, उसमें कोई हिस्टोन प्रोटीन नहीं बनता है। यूकैरियोट में यह धागानुमा हिस्टोन प्रोटीन के खोल से युक्त होता है। प्रोकैरियोट में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, प्लास्टिड नहीं है। यूकैरियोट में माइटोकॉन्ड्रिया है और प्लांट सेल में प्लास्टिड है। प्रोकैरियोट का डिवीजन हमेशा बाइनरी फिजन के द्वारा होता है, उनमें सेल साइकिल नहीं पाया जाता है। यूकैरियोट में बाइनरी फिजन भी होता है, माइटोसिस और मायोसिस नाम का डिवीजन भी होता है। जिसमें माइटोसिस होगा वहाँ सेल साइकिल होगा और जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा उसी में मायोसिस होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और मायोसिस एक दूसरे की पूरक घटनाएं हैं।
क्लोरोप्लास्ट के अभाव के कारण ब्लू ग्रीन एल्गी को छोड़कर बाकी सभी प्रोकैरियोट हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, जबकि यूकैरियोट में प्लांट सेल ऑटोट्रॉफिक हैं, कोई कोई पैरासाइट होता है, और सारे के सारे एनिमल और फंगस हेटेरोट्रॉफ होते हैं। अब आप इस फिगर को देखिए, ये एक प्लांट सेल है, सबसे बाहर मोटा सा सेल लेयर बनाया गया ग्रीन कलर से, ये सेल वाल, अंदर प्रोटोप्लाज्म में ये क्लोरोप्लास्ट दिखलाया गया है ग्रीन कलर से, यहाँ गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, इधर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखलाया गया, न्यूक्लियस है, और ये गुलाबी रंग से माइटोकॉन्ड्रिया दिखलाया गया। एनिमल सेल में सेल वाल नहीं है, बाकी सारे अंग आप देख रहे हैं प्लास्टिड नहीं है। ग्रीन कलर से जो छोटे छोटे गोल गोल बॉल जैसे वेसिकल दिखाए गए हैं, यह पेरोक्सिसोम है, उनका वास्तविक रंग ग्रीन नहीं होता है। इस तरह का जो रंग आप देख रहे हैं, यह सिर्फ अलग अलग अंगों को पहचानने में सुविधा हो इसलिए दिखलाया गया। यहाँ आपको न्यूक्लियस के अंदर धागानुमा क्रोमोसोम और एक गोल बॉल न्यूक्लियोलस भी दिखलाया गया। अब कुछ सेल में लंबा सा फ्लैजिला होता है, यहाँ देखिए एक फ्लैजिलम दिखलाया गया, और कुछ सेल में छोटे छोटे माइक्रोविलाई होते हैं। आपके इंटेस्टाइन की सतह पर ऐसे माइक्रोविलाई बने हुए पाए जाते हैं। और ये देखिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ लिया गया है, सीलिया है, ये एक एनिमल का ग्रुप ही है, या कि यह प्रोटिस्टा का प्रोटोजोआ का ग्रुप है सीलिएटा, उसके सरफेस पर सीलिया है। और हमारे सांस की नली में, हमारे फेफड़े में सीलिएटेड एपिथेलियम पाया जाता है। तो देखिए कितनी बड़ी संख्या में सीलिया एकदम उलझे उलझे दिखाई पड़ रहे हैं आपको। अब प्लांट और एनिमल सेल में क्या अंतर हुआ? तो प्लांट सेल में सेल वाल होता है, एनिमल सेल में नहीं होता है। प्लांट में प्लास्टिड होता है, एनिमल में नहीं होता है। प्लांट ऑटोट्रॉफिक है, एनिमल हेटेरोट्रॉफिक है। प्लांट में सेंट्रोसोम एब्सेंट है, एनिमल में सेंट्रोसोम पाया जाता है। हम लाइसोसोम की बात नहीं करेंगे, हायर लेवल पर ऐसा माना जाता है कि लाइसोसोम सभी लिविंग सेल में पाए जाते हैं, प्लांट सेल में भी पाए जाते हैं। क्यों भाई? तो लाल रंग से देखिए दूसरा पॉइंट इस पर कि लाइसोसोम दिखाई आपको नहीं पड़ रहा, लेकिन प्लांट सेल में लाइसोसोम में पाए जाने वाले सारे एंजाइम मिलते हैं। और स्टार्च से भरा हुआ स्फेरोसोम नाम का ग्रेन्यूल होता है, वो खुद लाइसोसोम का काम करता है, उसके अंदर ऐसे डाइजेस्टिव एंजाइम पाए जाते हैं। प्लांट और एनिमल दोनों में स्पिंडल फाइबर बनते हैं, लेकिन प्लांट में इक्वेटर से पोल के तरफ और एनिमल में एक पोल से दूसरे पोल के तरफ स्पिंडल फाइबर बनते हैं। प्लांट में सेंट्रोसोम नहीं मिलता है। जब सेल डिवीजन होता है तो बीच में सेल वाल और नया सेल प्लेट बनता है, जबकि एनिमल सेल बीच से दबते हुए कंस्ट्रिक्टेड होकर दो भागों में बंट जाता है। तो इस तरह आपने सेल से संबंधित कई सारे खोज, प्रोकैरियोट यूकैरियोट में अंतर, फिर प्लांट और एनिमल सेल में अंतर पढ़ा। इसके बाद आप अलग अलग सेल ऑर्गेनेल का अध्ययन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।